अस्सलाम गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप मार्केट में एक लैपटॉप बाय करने के लिए जाते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वो ऐसी कौन सी तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको ख्याल रखना चाहिए कोई भी लैपटॉप बाय करते टाइम। अब वो लैपटॉप जो आप बाय करने जाएंगे, चाहे वो न्यू हो या फिर चाहे वो यूज्ड में हो, ये जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ ये इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूज़ में लैपटॉप बाय करें या फिर आप न्यू लैपटॉप बाय करें। दोस्तों, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए कंप्लीट एंड तक, ताकि आपको उन तमाम पॉइंट्स का पता चल सके कि जब भी आप लैपटॉप बाय करने के लिए जाएँ एक मार्केट के अंदर तो आपको क्या क्या चीज़ें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। तो आइए, मेरा नाम है अली आबिद, आप देख रहे हैं टेक प्ले उर्दू यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब गाइज़, मेरे सामने मेरा लैपटॉप ओपन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब आपके सामने एक लैपटॉप ओपन होगा, जब आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो लोग ज़्यादातर यूज़ लैपटॉप बाय करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि न्यू लैपटॉप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं आफ्टर कोविड। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लैपटॉप आपके सामने जब ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपने उसके टास्क मैनेजर के अंदर आना है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे नीचे मेन्यू के अंदर और यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर आएंगे। मैं विंडोज़ के ऊपर बाद में बात करूँगा कि उस लैपटॉप की विंडोज़ क्या होनी चाहिए। अब आप टास्क मैनेजर के अंदर आने के बाद आपके सामने यहाँ पे परफॉर्मेंस का टैब आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे, आपके सामने यहाँ पे एक पूरा टैब बना रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, एक साइड बार बना रहे हैं जिसमें आपका CPU, आपकी मेमोरी यानी कि आपकी रैम, आपकी डिस्क लैपटॉप के अंदर कौन सी लगी हुई है, और आपका इथरनेट का एडाप्टर कौन सा लगा हुआ है, आपका वाईफाई का एडाप्टर कौन सा है, और आपके ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर कौन से लगे हुए हैं। तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस के टैग के अंदर शो हो जाती हैं। सबसे पहले हम आते हैं CPU के अंदर। तो दोस्तों, जो चीज़ सबसे पहले आपने देखनी है CPU। अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं किसी जनरेशन का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज़ में लैपटॉप लेना चाह रहे हैं 6th जनरेशन का या 5th जनरेशन का, अभी जनरेशन क्या होती है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। मोस्टली लोगों को सिर्फ ये गर्ज होता है कि लैपटॉप हमारा i3 है, i5 है या i7, ठीक है। लेकिन कुछ जो टेक गीक होते हैं उनको पता होता है कि हमने किस जनरेशन का लैपटॉप भी बाय करना है। अब मेरे सामने यहाँ पर CPU का जो मॉडल है वो लिखा आ रहा है i7 6500U। तो गाइस, इस चीज़ का मतलब ये है कि मेरा i7 लैपटॉप है मेरे पास और जो इसकी जनरेशन है वो है 6। तो जो मॉडल नंबर में जो सीरीज़ आगे लिखी हुई होती है, इसका जो पहला हमारे पास डिजिट होगा, ठीक है, जो पहला न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अगर ये 5 से स्टार्ट होता तो मेरे पास 5th जनरेशन का लैपटॉप होता। ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे पास 6th जनरेशन का लैपटॉप है। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि जनरेशन से क्या गैप आता है। अगर आपके पास एक i7 लैपटॉप है 2nd जनरेशन का और आपके पास एक लैपटॉप है i7 6th जनरेशन का, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो इन दोनों में मेन डिफरेंस है वो ये है कि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अब 6th जनरेशन एक न्यू टेक्नोलॉजी है, 7th जनरेशन उससे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और 8th जनरेशन भी अब आ चुकी है मार्केट के अंदर, वो उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आपकी जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है आगे, आपका जो CPU होता है उसकी पावर कंजम्पशन और ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी बैटरी और ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी, ठीक है। और जो आपके लैपटॉप के अंदर जो चिप्स लगी हुई होती है उनका साइज़ और भी ज़्यादा छोटा होता जाता है। तो जितना आपकी चिप जो लैपटॉप के अंदर लगी होती है, वो कोई भी चिप हो, चाहे वो रैम हो या कोई भी ऐसा आपका लैपटॉप का मॉड्यूल है जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है, वो साइज़ में जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर भी अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा वो आपको लाइफ भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो रिलायबल भी होगा। तो जनरेशन का शॉर्ट में मतलब यही होता है कि आप जितना ज़्यादा लेटेस्ट जनरेशन की तरफ जाएंगे, उतनी ही आपके जो हार्डवेयर के अंदर चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं उनका साइज़ भी कम होगा, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा देंगी और आपकी बैटरी लाइफ भी उससे बढ़ेगी। तो मेरे पास जो लैपटॉप मॉडल है वो है i7 6500U, यानी कि i7 लैपटॉप है और 6th जनरेशन का ये लैपटॉप है और 2.50 गीगाहर्ट्ज़। अब ये है इसकी क्लॉक स्पीड। जो मेरा लैपटॉप है, जो इसका CPU है, वो 2.50 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर इसकी क्लॉक स्पीड फ्रीक्वेंसी, असल में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 2.50 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसकी क्लॉक स्पीड है, ठीक है। और बाज़ औक़ात लैपटॉप में टर्बो बूस्ट भी इनेबल होता है। उस टर्बो बूस्ट का मतलब क्या होता है कि 2.5 आपके साथ लिखा आ रहा होगा, लेकिन साथ एक और टर्म भी लिखी आ रही होगी। वो टर्म क्या है, मैं आपको माई कंप्यूटर पे दिस PC की प्रॉपर्टीज़ में जाकर दिखाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, आपके सामने वही लैपटॉप का मॉडल दोबारा शो हो रहा है, CPU का i7 6500U 2.50 गीगाहर्ट्ज़ के साथ मेरे पास एक और यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है, वो है 2.59 गीगाहर्ट्ज़। तो इस बताने का मतलब ये है कि 2.50 जो मेरी बेस स्पीड है एक लैपटॉप की, जो नॉर्मल स्पीड होती है क्लॉक की, वो ये है, फ्रीक्वेंसी इसकी ये है, लेकिन ये मैक्सिमम 2.59 तक, यानी कि इन्होंने थोड़ा सा मुझे और यहाँ पे एक तरह का भी उसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है मेरे CPU ने, कि अगर 2.50 से भी मेरा लैपटॉप का यूजेज अगर बढ़ गया, वो 2.5 से 2.59 तक मेरे हार्डवेयर को किसी भी रिसोर्सेज को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि
मेरी जो भी एप्लीकेशन रन है वो उनको 2.59 तक भी सपोर्ट कर ही लेगा, लेकिन जो बेस स्पीड है वो है 2.50। अब दोबारा मैं आता हूँ CPU के टैब के अंदर। यहाँ पर आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो आपको ये है कि आपका लैपटॉप ड्यूल कोर है या क्वाड कोर है। ठीक है, अब ड्यूल कोर भी होते हैं कुछ लैपटॉप, क्वाड कोर भी होते हैं। अगर आपके पास एक लैपटॉप है i7 6 जनरेशन का या i7 किसी भी जनरेशन का, या i5 की बात कर लें या i3 की बात कर लें, आपको ये पता होना लाजमी है कि आपका वो लैपटॉप ड्यूल कोर है या क्वाड कोर है। आपके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कोर्स शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा हुआ है, जो कि मेरे केस में 2 है, तो इट मीन्स मेरा जो लैपटॉप है वो है ड्यूल कोर, ना कि क्वाड कोर। कुछ लोगों के माइंड में दोस्तों ये गलत फहमी होती है कि अगर उनके पास i7 लैपटॉप है तो उनका लैपटॉप क्वाड कोर ही होगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें एक CPU नंबर ऑफ़ कोर्स के आगे 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपका वो ड्यूल कोर है, क्वाड कोर नहीं है। यहाँ पे अगर मेरे पास आगे 4 लिखा होता देन इसका मतलब ये था कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो है क्वाड कोर। अब जो लॉजिकल प्रोसेसर्स होते हैं ये हर लैपटॉप में सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक ड्यूल कोर लैपटॉप है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोसेसर जो कि एज अ लॉजिकल काम करते हैं बट ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, ये मुझे काफ़ी हद तक पावर सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास ड्यूल कोर लैपटॉप है तो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास प्रोसेसर कितने होंगे 4, बट एक्चुअल में ड्यूल है यानी कि 2 प्रोसेसर हैं, 2 एक्स्ट्रा लॉजिकल है, तो टोटल हमारे पास 4 हो जाते हैं, बट एक्चुअल में जो फिजिकल प्रोसेसर हैं वो 2 ही हैं। इस तरह अगर आपके सामने 4 लिखा आ रहा है कोर्स के आगे, तो इट मीन्स आपका लैपटॉप क्वाड कोर है। तो अगर लैपटॉप क्वाड कोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपके पास ड्यूल कोर लैपटॉप है तो उसकी परफॉर्मेंस कदरे कम होगी क्वाड कोर से। एंड अदर थिंग इज़ जो आपको देखनी वो है वर्चुअलाइजेशन। अब जो IT के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काफ़ी हद तक काम करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो VMware के ऊपर काम करना चाहते हैं, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप नॉन IT पर्सन हैं तो आपको इन चीज़ों में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कोशिश कीजिए आपको जो लैपटॉप मिले उसमें वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट लाजमी हो। मेरी वर्चुअलाइजेशन के आगे इनेबल लिखा आ रहा है तो इट मीन्स मैंने वर्चुअलाइजेशन अपनी ऑन की हुई है। वर्चुअलाइजेशन को ऑन कैसे करते हैं ये एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन ऑन करने के लिए आपको बायोस के अंदर जाना पड़ता है। एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कैशे कितनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लैपटॉप की स्पीड आप चाहते हैं कि लैपटॉप की स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तो उसके लिए आपको लैपटॉप की कैशे लाजमी देखनी पड़ेगी। मेरे पास जो लैपटॉप की कैशे आ रही है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, हमने लेवल 3 की कैशे को देखना होता है मोस्टली। मेरे सामने यहाँ पर 4 MB लिखा आ रहा हुआ है। 4 MB का मतलब ये है कि जो मेरी कैशे स्पीड है वो है 4 MB। किसी की 6 MB भी होती है, किसी की 8 MB भी होती है, लेकिन नॉर्मली लैपटॉप की कैशे स्पीड होती है 3 MB या 2 MB। तो आपको ये जहन में रखना है कि आप कोई भी लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं उसकी कैशे मेमोरी एटलीस्ट 4 MB या 3 MB तो मिनिमम होनी चाहिए। अब कैशे मेमोरी क्या होती है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। कैशे मेमोरी के अलावा अब हमारे सामने CPU का टैब खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं मेमोरी के ऊपर। अब जब मैं मेमोरी के ऊपर आऊँगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो रैम है वो कौन सी लगी हुई है, यानी कि DDR3 है या DDR4 है। अब अगर आपको DDR3 और DDR4 के बारे में भी नहीं पता तो इसकी मैं वीडियो का लिंक आपको ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे सामने यहाँ पर लैपटॉप का जो मॉडल लिखा है वो है DDR3, यानी कि जो मेरा बोर्ड है लैपटॉप के अंदर वो DDR3 रैम को सपोर्ट करता है, DDR4 को सपोर्ट नहीं करता। DDR4 मैं आपको बताते चलूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रैम होती है, DDR3 उससे पहले रैम आती थी। तो होता यूँ है कि जो 6 जनरेशन के लैपटॉप होते हैं, 6 जनरेशन में DDR4 आना स्टार्ट हो गई थी, बट मेरा लैपटॉप 6 जनरेशन के बिल्कुल स्टार्ट में आया था, जिसकी वजह से मेरे पास DDR4 रैम नहीं है, DDR3 है। आप बस माइंड में ये रखिए कि अगर आपके पास DDR4 रैम है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोरी को कंज्यूम करेगा, आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, लेकिन जो कि DDR3 है वो कदरे कम उससे करेगा DDR4 से। और मेरे पास यहाँ पे 16 GB की DDR3 रैम लगी हुई है। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर नीचे हैं, अगर मैं इसकी फुल स्क्रीन करूँ तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और है कि इस रैम की स्पीड आपके सामने यहाँ पर शो हो रही होगी। मेरे पास जो इस रैम की स्पीड है वो है 1600 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये है जो मेरी रैम की क्लॉक स्पीड है वो है 1600। DDR3 में 2 रैम आती है, एक होती है 1600 और एक होती है 1800 समथिंग उसकी वैल्यू होती है। तो कोशिश आपने ये करनी जो रैम की स्पीड 1800 समथिंग होगी आप उसकी तरफ जाएं अगर आप DDR3 रैम भी ले रहे हैं। ठीक है, और जो DDR4 स्टार्ट ही होती है 1900 या फिर 20,000 से, आई थिंक सो उसकी वैल्यू कुछ इसी तरह होती है और वो 2400 तक जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है DDR4 रैम न्यू टेक्नोलॉजी की है तो वो आपको फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, आपको स्पीड भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। और नंबर ऑफ़ स्लॉट्स अगर आपने रैम की देखनी हो तो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। मेरे पास 2 of 2 कंज्यूम लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि इस लैपटॉप के अंदर मेरे पास 2 रैम लगी हुई हैं और दोनों की दोनों मैंने लगाई हुई हैं। अब हम आते हैं अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर। अभी जो डिस्क मेरे सामने लिखा आ रहा है, मेरे पास अपने लैपटॉप में SSD इंस्टॉल हुई हुई है जो कि कैपेसिटी जिसकी है 500।
दोस्तों अगर आप लैपटॉप एक बहुत ही नॉर्मल यूज़ के लिए भी ले रहे हैं आजकल के दिनों में, ठीक है, लेकिन आपको स्पीड चाहिए उसके साथ, तो रैम से आपको ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती। मैं आपको फिर बताता चलूँ, रैम से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती। किसी किसी के जहन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैम इज़ समथिंग एल्स। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप SSD अपने लैपटॉप के अंदर लगवा सकते हैं, बट मैं बताता चलूँ ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो अगर आप SSD लगवाना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाकर SSD भी लगवा सकते हैं, बट इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे पास 500 GB की लगी हुई है और ये अराउंड 10,000 की मुझे मिली थी पाकिस्तान की मार्केट में। अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो हो सकता है वहाँ पे इसके प्राइसेस डिफरेंट हो। तो ये तो वो सब बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपके पास देखना है कि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड कितने लगे हुए हैं, तो एक तो हर लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स कार्ड होता है, वो होता है इंटेल का, इंटेल HD ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, जिसके थ्रू आप वीडियोज़ वगैरह प्ले कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल गेम्स को प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है या नहीं, तो अगर आपको देखना है तो वो यहाँ पे आपके GPU 1 में नीचे आ रहा होगा। मेरे पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड इस लैपटॉप के अंदर बिल्डर है, जिसका नाम है NVIDIA GeForce N40M। ये नॉर्मल गेम प्ले हमारा मुझे सपोर्ट कर रही है, यानी कि एक असैसिन्स क्रीड टाइप की गेम्स मैं इसमें खेल सकता हूँ। बहुत हाई एंड गेम नहीं खेल सकता, बट काफ़ी हद तक गेम्स इसमें प्ले कर सकता हूँ। GTA 5 में इसमें प्ले कर लेता हूँ, असैसिन्स क्रीड में इसमें प्ले कर लेता हूँ। इस तरह अगर आपको देखना है कि आपके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल है या नहीं डेडिकेटेड, ठीक है, इंटेल का तो हर लैपटॉप में आता है, उससे आप अच्छी गेम्स नहीं खेल सकते, नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड के साथ लैपटॉप चाहिए तो आप टास्क मैनेजर के अंदर यहाँ पर आके देख सकते हैं। और अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाए तो ऑब्वियस ही बात है आप एक अच्छी गेम्स को भी प्ले कर सकते हैं। मैंने जिन गेम्स के नाम लिए हैं जिसमें GTA 5 भी आ रही है, वो भी एक मशहूर ज़माना, यानी कि बहुत ही फेमस गेम है और आप उसको प्ले कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में आपको GTA 5 का गेम प्ले अपने इस लैपटॉप के ऊपर भी बता दूंगा कि इस पर कैसे चलती है, और अपने लैपटॉप की तमाम स्पेक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इस तरह अगर मैं दिस PC के प्रॉपर्टीज़ के अंदर आऊँ तो यहाँ पर भी आपको वही पहले CPU प्रोसेसर शो होगा, CPU का मॉडल, देन आपके पास रैम शो हो रही है और आपके पास सिस्टम टाइप शो हो रही है। अब देखें, सिस्टम टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी जो विंडोज़ होती है वो दो तरह की होती है, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे 10 हो। दो तरह की विंडोज़ हमारे सामने आती हैं, एक होती है विंडोज़ 32 बिट, एक होती है 64 बिट। सिस्टम टाइप के आगे मेरे पास लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बेस्ड प्रोसेसर। तो ये जो 64 का मतलब ये है कि मेरे पास जो प्रोसेसर जो हार्डवेयर है वो 64 बिट को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर दोनों तरह के विंडो इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी कि 32 बिट भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, 64 बिट भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसके आगे 32 बिट बेस्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है, देन उसका मतलब ये है कि आप उसमें सिर्फ 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकेंगे, ना कि 64 बिट का। तो कोशिश आपने यही करनी है कि 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर हो आपके पास, ताकि आप उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, किसी और वीडियो में मैं आपसे इससे बात करूँगा। पेन एंड टच के आगे मेरे सामने लिखा है नो पेन एंड टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। इट मीन्स कि मेरा जो डिस्प्ले है, जो LED या LCD है, इसके अंदर कोई भी टच की सपोर्ट मेरे पास नहीं है। अब आपको विंडोज़ एक्टिवेशन देखनी है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मेरा जो हार्डवेयर है इसमें प्री डिफाइंड पहले से विंडोज़ की एक्टिवेटेड थी। इसका मतलब ये है कि मैं जब भी इसके ऊपर कोई भी विंडोज़ 10 का वर्जन इंस्टॉल करूँगा तो ऑटोमेटिक ये लैपटॉप मेरे पास रजिस्टर्ड आ जाएगा, मुझे अलग से की परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कोई लैपटॉप देखते हैं यूज़ के अंदर तो लाजमी नहीं है कि आपको विंडोज़ एक्टिवेटेड मिले। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में क्रैक भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग क्रैक के बगैर भी चला रहे होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसका आपको पता होना लाजमी है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर सुकून से बता सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा का पूरा रिप्लाई करूँगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको ये देखना है कि अगर आप यूज़ में लैपटॉप बाय कर रहे हैं और अगर आपको ये चेक करना है कि आपका लैपटॉप रीफर्ब तो नहीं है क्या, रीफर्ब एक बहुत ही अलग से टॉपिक है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली रीफर्ब क्या होता है कि अगर आपको यूज़ में लैपटॉप बाय करने के लिए जा रहे हैं, तो आप रीफर्ब लैपटॉप का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा लैपटॉप होता है जो कि कभी ना कभी डैमेज हो चुका होता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है, बट वो ऑफिशियल कंपनी से रिपेयर होके आता है, तो वो एक रीफर्ब पर टैग उसके ऊपर लगा लेते हैं और हमें पता चल जाता है भाई ये लैपटॉप रीफर्ब है, यानी कि कभी डैमेज हुआ था, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट था, बट अब ये रिपेयर होकर हमारे पास वापस आ चुका है, ठीक है। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान में लैपटॉप होते हैं वो रीफर्ब भी मौजूद होते हैं और रीफर्ब के अलावा जो सिंपली इंपोर्ट होकर बाहर से आते हैं वो भी होते हैं। इट मीन्स कि वो रीफर्ब नहीं है, बट वो जेन्युइन कंडीशन में जैसे ओपन बॉक्स होते हैं लेकिन एज इट इज़ आते हैं हमारे पास, यानी कि रिपेयर्ड हुए में नहीं होते। अब ये कैसे चेक करते हैं रीफर्ब है या नहीं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर वीडियो में आई बटन के अंदर दे दूँगा।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे तभी आपको तमाम स्पेक्स के बारे में पता चलेगा कि एक लैपटॉप बाय करते टाइम किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बिला झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मैं गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और फिर बताते चलूँगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।